हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल नाइन नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो कि होमगार्ड के लिए जो कि प्रैक्टिस सेट जो सर कराते हैं उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूं। और आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 2 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीतकार का प्रसिद्ध कलाकार थे? कह रहा है ना कि 2 अक्टूबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से मतलब कलाकार थे। तो कौन थे ना, पंडित चौनालाल मिश्रा। पंडित चौनालाल मिश्रा थे। ठीक है, उसका आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, पंडित चौनालाल मिश्रा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो नए पर देखो, तो ये पूछेगा कि मतलब कि पंबन ब्रिज का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किस जगह किया है? तमिलनाडु में। तो पंबन ब्रिज कहाँ है? हमारा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, किसमें? तमिलनाडु में। ठीक है, उसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहा कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य हमारा कौन बना है? केरल बना है। कौन बना है? केरल बनेगा। कौन बना है? केरल बना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हमारा रियो डी जनेरियो ब्राजील में किया जाएगा। कहाँ? रियो डी जनेरियो ब्राजील में। कहाँ? रियो डी जनेरियो ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या करेगा कि भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल कहाँ लॉन्च की गई थी? तो भारत का वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट वन पहल कहाँ लॉन्च की गई थी हमारा? तो तूती तूतीकोर तूतीकोरिन तूतीकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु में। कहाँ? तूतीकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु में। कहाँ? तूतीकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि 2025 में 97 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म ने जीता है? तो कौन जीता है 2025 में 97 ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारा फिल्म जगत में दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म में बेस्ट पिक्चर की किताब किसको जीता? तो कौन है? एनोरा है। कौन है? एनोरा है हमारा। तो कौन है? एनोरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि चार चार बार चबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है जिसे भारत ने विकसित किया है? चबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है जिसे भारत ने विकसित किया है? तो कहाँ? हमारा ईरान में है। कहाँ है? चबहार बंदरगाह जिसको भारत ने विकसित किया वो कहाँ है? हमारा ईरान में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते क्या है। कंप्यूटर चिप जिसको आईसी बोलते हैं बनने में निम्न पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर चिप जो कि आईसी चिप होती है ना, वो हमारा सिलिकॉन की बनी होती है। किसका? तो हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? हमारा अर्धचालक है। अर्धचालक है मतलब कि सिलिकॉन से ही क्या होता है हमारा क्या कि कंप्यूटर की चिप जो है जो बनी रहती है। आईसी चिप का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है कि प्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक आज देखो बाल भट्ट हर्षचरित बाल भट्ट। ठीक है, तो उसके बाद मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। फिर देखें नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन को रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम है? तो मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन को रोकने के लिए भारत में कौन सा अधिनियम है? तो हमारा अधिनियम कौन सा है बताइए आप लोग? मनी लॉन्ड्रिंग संस्थानों को जोड़ने के लिए कौन सा अधिनियम है हमारा? तो हमारा पीएमएलए है। ठीक है, पीएमएलए जिसको कि प्रिवेंशन ऑफ मोर लैंडिंग एक्ट बोलते हैं। लॉन्डिंग एक्ट बोलते हैं, जो 2002 में आया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन जिसको हिंडाल्को कहते हैं उत्तर प्रदेश में कहा? तो हिंडाल्को देखो एक कंपनी है जो कहाँ है? हमारा सोनभद्र के रेणुकूट में। रेणुकूट एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। तो हिंडाल्को हमारा एल्यूमिनियम जो कि कारपोरेट है कहाँ है? हिंडाल्को रेणुकूट में है। ठीक है, कहा है कि 1958 में यूएसए से। ठीक है, कहाँ से? प्रयागराज से। फिर कहा है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को हुआ था योजना आयोग के स्थान पे। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं?
पीएम होते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, मतलब कि सुमन बेरी है। और सीईओ कौन है, नीति आयोग के सीईओ कौन है, बी.आर. सुब्रमण्यम है। उपाध्यक्ष पूछेगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी है। नीति आयोग के सीईओ पूछेगा तो बी.आर. सुब्रमण्यम है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए आप लोग को पहले, इससे पहले वीडियो में बता चुके थे कि 1 रुपये के नोट पे जो हमारा वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। उसके बाद जितने होती है नोट, मतलब 1 रुपया से बड़े नोट जितने भी होते हैं उसको क्या होता है, आरबीआई का होता है। तो वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। कौन है, ठीक है ना। वित्त सचिव कौन है, संजय सेठ है। तो अजय सेठ है। ठीक है। तो हमारा 1 रुपये के नोट पर किसका, वित्त सचिव का हो जाएगा, वित्त सचिव का। इस वर्तमान में कौन है, अजय सेठ है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा है। 1 रुपये से बड़े नोट्स पे आरबीआई गवर्नर होता है, आरबीआई के हस्ताक्षर होते हैं। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना हुई थी। तो क्या 1982 में, कब हुई थी, 1982 में, शिवरामन समिति पर। तो ये देखो, ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट प्रश्न है। ये पूछता कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो किस समिति पे हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हमारा शिवरामन समिति पे हुई थी 1982 में। नाबार्ड का मुख्यालय का मुंबई में है। तो नाबार्ड किस लिए, कृषि के लिए जाना जाता है ना। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, शिवरामन समिति पे हुई थी। नाबार्ड का हाई कोर्ट का है मुंबई में है। और किस पंचवर्षीय योजना की, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना कब से हुई थी, 1980 से 85 के बीच। बैंक का राष्ट्रीयकरण मतलब किया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इसमें। फिर क्या है, सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो सिरका होता है ना, जिसको विगेनर भी बोलते हैं, विनेगर। तो विनेगर होता है, उनमें एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन, एसिटिक एसिड, CH3COOH, उसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड। खट्टे फल में देखो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में, दूध में क्या, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और जो खट्टे मतलब कि जो टार्टेरिक, जो इमली उमली होती है ना, उसमें क्या, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पर क्या, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, अधिकतम पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। में आयतन का अधिक मतलब कि अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ना। फिर उसके बाद इसको आप लोग देख लीजिए। फिर क्या है, एलपीजी सिलेंडर में गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो गंध के लिए जो एलपीजी सिलेंडर है, जो हमारा जो एलपीजी सिलेंडर है ना, तो एलपीजी सिलेंडर में गंध के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है। जैसे कि जो एलपीजी सिलेंडर है तो उसमें गंध आती ना, तो नहीं बोलते, तो वो गंध हम लोग ले चुके हैं इतना कि मतलब अगर कहीं भी वो गंध आती तो हम कहते हैं कि एलपीजी सिलेंडर लीक हुआ है, मतलब। तो उसमें कौन, ब्यूटेन मार्केप्टेन, मतलब एथाइल मार्केप्टेन मिलाई जाती है ना। कौन सी, एलपीजी में एथाइल मार्केटो मिल जाती है गंध के लिए, जो कि लीकेज का पता चलता है। जैसे कि लीकेज हो रहा है तो वही हमें क्या मांगता है, यही इथाइल मरकैप्टेन। ठीक है ना। एलपीजी में ब्यूटेन प्रोपेन मुख्य घटक होती है। तो जो एलपीजी में मुख्य घटक होती है वो किसमें होती है, ब्यूटेन और प्रोपेन होती है ना। गंध के लिए मिलाई जाती है एथाइल मरकैप्टेन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो कि एनएचआरसी होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 में हुई थी। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कितने होता है, स्थापना 1993 दिल्ली में हुई थी। ठीक है। अध्यक्ष 3 वर्ष से 70 वर्ष तक होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश। ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है, रा का पूर्ण रूप क्या है, राकस। देखो रा ना एक एजेंसी होती है। ठीक है। पहले क्या होती है, रा एक एजेंसी है जो कि क्या है कि पता लगाती है। जैसे रा है तो पता लगाएगी, तो जो पता लगाएगी तो क्या करेगी, पहले सर्च हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा एंड एनालिसिस विंग्स। ठीक है ना। तो रिसर्च एंड एनालिस हो जाएगा। एनालिस मतलब उसके बारे में क्या, एनालिसिस करना, रिसर्च करके उसके बारे में पता लगाना, न कि आर्मी विंग्स नहीं होगा। तो एनालिसिस करके उसके बारे में पता लगाना, सर्च करना, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो जाएगा। और रा की स्थापना हुई थी 1968 में, कहाँ हुई थी, दिल्ली में। तो रा की स्थापना 1968 में, मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है। तो स्थापना कहाँ हुई थी, 1968 में, मुख्यालय दिल्ली में। फिर क्या है, पोटा अधिनियम किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, तो पोटा अधिनियम हमारा किस वर्ष समाप्त कर दिया था, तो पोटा 2004 में, 2004 में। और क्या पारित कब हुआ था, 2002 में पारित हुआ था, 2002 में निरस्त कर दिया गया था, मतलब 2004 में। फिर का उत्तर प्रदेश का पुलिस ध्वज में कौन से 2 रंग होते हैं, तो उत्तर प्रदेश के पुलिस ध्वज में कौन से 2 रंग होते हैं,
तो उत्तर प्रदेश के पुलिस ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला होते हैं। कौन कौन से? रेड एंड ब्लू होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस ध्वज में 2 रंग कौन होते हैं? लाल और नीला होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लियोन फ्रांस में है। कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ हमारा? लियोन फ्रांस में। स्थापना कब हुई थी इंटरपोल की? 1928 में। तो इंटरपोल का मुख्यालय हमारा क्या है? लियोन फ्रांस में। स्थापना हुई थी 1928 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग द्वारा। फिर नेक्स्ट पर देखिए क्या कहा कि सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखो सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत हमारा क्या आता है? सीबीआई आता है। तो सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता था हमारा? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। स्थापना 1963 में हुई थी दिल्ली में। ठीक है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं सीबीआई को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान स्थित है? तो गोरखपुर में। कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है, फिर दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब तो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया? सिनेमा क्षेत्र में ना दिया जाता है। ठीक है, उसका स्थापना कब हुई थी? दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में। देविका रानी को मिला था पहली बार। उसके बाद क्या है ना कि 10 लाख रुपया दिया जाता है इसमें। 1969 में स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर दिया हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या? बांसुरी वादक है। क्या है? बांसुरी वादक। पन्नालाल घोष भी क्या होते हैं? बांसुरी वादक है। ये यल नीना वी कुंजमरी कहाँ है? बांसुरी वादक है ना। बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक है। तबला वादक तो जानते हैं, गुदई महाराज तबला वादक है। और सरोज में सरोज वादक एगो याद रखिएगा। सरोज वादक कौन है? बहुत अच्छा नाम है यार उसका, सरोज वादक। सरोज वादक नहीं आ रहा दिमाग पे, लेकिन एक ही नाम है उनका, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है ना। फिर प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? 25 लाख है। कितनी? 25 लाख। 1991-1992 में क्या है कि इसकी शुरुआत की गई थी? राजीव गांधी। फिर उसके बाद इसका नाम राजीव गांधी 2021 में नाम परिवर्तन करके राजीव गांधी बदल दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार राजीव गांधी कर दिया था 2021 से। उसके बाद क्या है ना कि 1992 में विश्वनाथ आनंद। फिर क्या है, उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कजरी हमारा कहाँ? मिर्जापुर में। हाँ, वाराणसी में। मिर्जापुर वाराणसी में ज्यादा होता है, तो वाराणसी ऑप्शन में, तो मिर्जापुर में। तो हमारा देखो वर्षा के सावन में होता है मिर्जापुर, वाराणसी में होता है ना। महोबा कहाँ होता है? चित्रकूट बादा में। मतलब महोबा मतलब उसके मजली। और उसके बाद चरकुला हमारा मथुरा में होता है। इसको रसिया भी मथुरा में होता है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो गंगा एक्सप्रेस हमारा ना किन 2 शहरों को जोड़ता है? मेरठ से प्रयागराज। तो मेरठ से प्रयागराज हमारा किसको जोड़ता है? गंगा एक्सप्रेस जोड़ता है। ठीक है ना। लंबाई हमारी कितनी? 594 किलोमीटर, 6 लेन है। जीएसटी किस प्रकार का कर? तो जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। ठीक है, फिर देखो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 में। तो आगरा से आगे पूछता है प्रश्न, बहुत ही फेवरेट है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, मतलब कि प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दिया सलाई। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई केंद्र का प्रमुख केंद्र कौन सा? बरेली है। कौन है? बरेली है। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था का मथुरा में है। कहाँ है? मखदूम, मथुरा में। तो मखदूम मथुरा में बकरी। तो क्या है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्था कहाँ है? मथुरा में है। ठीक है, कृषि वानिकी अनुसंधान झांसी में। पशु मतलब बरेली में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विभाग में सीटों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा जिसको वीएस बोलते हैं, तो विधानसभा की सीटें कुल कितनी है? तो विधानसभा की 403 सीट है। विधानसभा की 403 है, विधान परिषद की 100 है, लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की 31 है।
तो हमें याद रखना है विधानसभा की सीट कितने हैं, 403 है। विधान परिषद की सीट कितनी है, 100 है। लोकसभा की 80 है। राज्यसभा की 31 है। ठीक है। नेक्स्ट पर सुरहा ताल पश्चिम बिहार किस में है, तो सुरहा ताल बलिया। सुरहा ताल पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है, तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार हमारा कहाँ है, बलिया में है। जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार है ना। तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार किस जिले में है, तो सुरहा ताल पश्चिम बिहार हमारा कहाँ है, बलिया में है। और संत कवि नगर बखीरा, बखीरा है। पर्वतीय अर्गा कहाँ है, गोंडा में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में, लालगंज में है। रायबरेली के लालगंज में हमारा क्या है, रेल कोच फैक्ट्री है ना, जो कि डीजल लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है, डीजल लोकोमोटिव के लिए। तो ये पूछता है कि रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है, लालगंज में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या करा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी 550 किलोमीटर गंगोत्री से होकर निकलती है। 25-25 किलोमीटर इसकी दूरी है। 28 जिलों से होकर गुजरती है। बालिया भारत में प्रवेश करती है कहाँ से, बिजनौर जिला से। बिजनौर जिला से प्रवेश करती है, बलिया से होकर निकल जाती है। ठीक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम, एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का है क्या है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम। इंडिया विंग्स फ्रीडम कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, सेबी के मुख्यालय कहाँ है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। एक्ट 1992 एक्ट द्वारा 1992 तो सेबी की स्थापना हुई थी, मुंबई में है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे है। ठीक है। सिक्योरिटी एंड बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, फेमा अधिनियम का पूर्ण रूप क्या है, तो फेमा जो फेमा है ना, फेमा अधिनियम का पूर्ण रूप क्या है, तो फेमा अधिनियम का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ना, जो कि फेमा कब आया था, 1973 में आया था। 1973 में एक फेमा की जगह फेरा आ गया था, और ये आर की जगह यम हो गया था। तो फेमा आया था 99 में, उसके बाद फेरा आया होता है। तो में फेरा फेमा का फुल फॉर्म पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पीतल किन दो धातु, पिताजी आप लोग को बता चुके, पीतल किससे बन के बना, पिताजी। पीतल पूछेगा तो पिताजी, तांबा और जिंक, पिताजी तांबा और जिंक। तो पिताजी तांबा और जिंक, पीतल तो तांबा प्लस जिंक हो जा। पुलिस बल का प्रधान कौन होता है, जिसे जिले स्तर पर होता है, तो पुलिस बल का प्रधान कौन होता है, जिले स्तर पर। तो जिले स्तर पर कौन होता है, एसएसपी होता है। एसपी होता है या तो एसएसपी होता है। तो जिले स्तर पर पुलिस बल का प्रधान कौन होता है, एसपी होता है, एसएसपी होता है। ठीक है, एसपी या एसएसपी होता है। ठीक है। फिर से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन और मतलब का नंबर क्या होता है, वुमेन पावर लाइन 1090, और इस साइबर क्राइम को 1030। और उसके बाद ना, उसके बाद तो वो तो ठीक है, साइबर क्राइम भी हो गया। ये तो महिला हेल्पलाइन नंबर है 1090 है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। 112 पुलिस का है। विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम है। फिर क्या है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा ढाका, टका, ढाका राजधानी टका मुद्रा। ठीक है। म्यांमार का क्यात, जापान का येन। ठीक है ना। इधर क्या, सोशल मीडिया पर हैशटैग का मुख्य उपयोग क्या है, तो हैशटैग का मुख्य उपयोग क्या है कि विषय या ट्रेंड की पहचान करना। हैशटैग की, जैसे कि देखो अभी अभी जानते हैं, अभी अभी जो कि यूपी पुलिस की अभी वैकेंसी आई है। ठीक है। तो उसमें जब वैकेंसी आई तो उसमें एज रिलैक्सेशन की बात नहीं कही गई। ठीक है। तो उसमें बच्चे क्या किए ना, मतलब कि हैशटैग किए, सोशल मीडिया जो ट्विटर उस पर हैशटैग किए। तो हैशटैग किए तो वो क्या, ट्रेंडिंग में चला गया। तो ट्रेंडिंग में चला गया तो जिसे सरकार ने देखा, उनको ट्रेंडिंग में जाते समय देखा, तो सरकार ने एक आदेश दिया कि मतलब कि 3 साल की छूट पुलिस में भी इस बार भी होगी। तो वही दिया है कि किसी विषय, जो विषय है उस पे या ट्रेंड की पहचान करना। तो जो विषय था, जैसे उन लोग का ट्रेंड क्या था, हैशटैग किए, किसके बारे में हैशटैग किए कि हमें एज रिलेक्शन चाहिए पुलिस में। तो आखिर में हैशटैग किया तो मिला। तो हैशटैग का मतलब क्या होता है ना, ट्रेंड की पहचान करना। जो ट्रेंड अभी हाल ही में ट्रेंड चल रहा है उसकी पहचान की, वो किस चीज़ के मतलब वो ट्रेंड किसका है और किस चीज़ के लिए हैशटैग कर रहे हैं लोग, तो उसके लिए उसका पहचान करने के लिए ही हमारा हैशटैग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या, उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, हमारा सारस है। कौन है, सारस क्रेन है। ठीक है। फिर दिया है
कि भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में पुलिस स्मृति दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। गाइस बहुत ही क्या है कि बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को, सॉरी गाइस 31 अक्टूबर बोल दिए, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, देखो ऑपरेशन फ्लड बहुत ही बढ़िया, यहाँ से एक प्रश्न पक्का बना। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन क्या श्वेत क्रांति भी कहते हैं। तो देखो यहाँ से 3 शब्द बन रहा है, पहले श्वेत क्रांति का दूध उत्पादन से संबंध है, श्वेत क्रांति का। ऑपरेशन फ्लड भी किससे, हमारा दूध उत्पादन से है। मतलब जानते श्वेत क्रांति के जन्म वर्गीज कुरियन है ना। तो उसके बाद क्या है कि श्वेत क्रांति, तो दुग्ध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड किसे, दूध उत्पादन से, आप लोग याद रखिएगा। रजत अंडा से है, मछली मत्स्य किसे, मछली से। फिर क्या है कि भारत में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है, तो अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं, वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाने की बात कर रहा है, तो सर्वप्रथम ना राज्यसभा में क्या करेंगे, पद को सदन में पेश करेंगे, राज्यसभा सदन में। तो कहाँ होगा, राज्यसभा सदन में। किसी भी सदन में क्या महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की क्रिया आर्टिकल 61 में है, तो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया में किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। तो वो हमारा किस में होगा, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की क्रिया केवल राज्यसभा में। ठीक है, क्या करेगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकता को उपाधियों का अंत की दर्शाता है, तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। उपाधियों का अंत हमारा कब है, अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, 15 में क्या है, एसटी मतलब कि जो किसी भी जन्म जात लिंग आदि वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। लोक नियोजन के अवसर की क्षमता वह अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 19 में क्या है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी अनुच्छेद 1B में क्या, घूमने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये सब मतलब बांटा गया है ना। अनुच्छेद क्लास ए क्लास बी में ऐसे बांटा गया। ठीक है, फिर क्या, अंतर्राष्ट्रीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिलिंग की स्थापना कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कौन करता है, हमारा राष्ट्रपति करता है। फिर क्या है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, मतलब कि 550, 550। तो 550 लोकसभा में सदस्यों की मतलब अधिकतम संख्या होती है, लेकिन वर्तमान में कितने, 543 है। वर्तमान में कितनी है, 543 है। ठीक है, फिर क्या है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है, तो भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। भारतीय संविधान का संरक्षक किसको माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। फिर क्या है, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके बाद 15वें वित्त आयोग के थे एन.के. सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एन.के. सिंह थे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगड़िया है ना। अब पहले कौन थे, पहले सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। कब थे, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग होता है। 14 नवंबर 1991 में शुरू किया गया था। तो पहले वित्त आयोग कौन थे, के.सी. नियोगी थे। पहले अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी थे। 15वें आयोग एन.के. सिंह थे। 16वें इस समय जो प्रेजेंट में मतलब वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया है, जो कि गठित मतलब 31 दिसंबर 2024 से गठित है। फिर वित्त आयोग हमारा का आर्टिकल नंबर 280 में है, गठन किया गया। वित्त आयोग को अगर राष्ट्रपति को रिपोर्ट पेश करना है तो आर्टिकल 281 में है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश, समवर्ती दूरी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य काउंसिल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से 368 के द्वारा संविधान संशोधन भाग 20 के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई है ना। वहां से उसके बाद देखो समवर्ती सूची में कहा कि ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। पूरे 52 विषय समवर्ती सूची में 52 आते हैं, संघ सूची में 100 आते हैं, और राज्य सूची में कितने आते हैं, 61 आते हैं। आप लोग संघ सूची में 100 विषय आते हैं और राज्य सूची में 61 आते हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं,
जिसपे राज्य और सरकार मतलब राज्य और केंद्र और सरकार दोनों मतलब केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। फिर 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो किस मौलिक अधिकार को समाप्त? संपत्ति का अधिकार समाप्त करके आर्टिकल 31 में आता था, तो वहां से हटाकर इसको, जो कि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में आता था, तो यहाँ से इसको समाप्त करके हटा के ले जाके आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पे इसको मौलिक अधिकार से हटा के तो क्या था, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, 300A में जोड़ दिया गया संपत्ति के अधिकार को। भारत में लोक लेखा समिति का मुख्य कार्यकाल क्या होता है? तो भारत में हमारे लोक लेखा समिति का मुख्य कार्यकाल क्या होता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको CAG बोलते हैं। ठीक है ना। संसद की सबसे पुरानी समिति 1991 में गठित हुई, 22 सदस्य से, लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7 थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो लागू की बात किया 26 जनवरी 1950 को, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये देखिए क्या, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान भी होता है, सत्य भी होता है। अगर वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हमारा? तो ज्ञान भी होता है और क्या होता है? सत्य भी होता है। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हमारे? 5 है, तो 5 है करे 4 वेद है। त्रिवेद में कौन कौन आता है? अब त्रिवेद ही पूछ दे कि त्रिवेद में कौन कौन आता है बताओ, तो त्रिवेद में अथर्व नहीं आता है, ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद और सामवेद आता है। ठीक है, तो हमारा ये समझ में वेदांग कितने? 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये हमारे 6 वेदांग हो गया। आज 4 हमारा ऋग्वेद हो गया, त्रिवेद आपको बता ही दिए। वेद शाब्दिक अर्थ होता है सत्य और ज्ञान। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला कौन था? जेम्स प्रिंसेस था ना। कौन था? जेम्स प्रिंसेस था ना। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेस था ना। किसमें लिपि में लिखी? ब्राह्मी लिपि में या खरोष्टी लिपि बोलते हैं, तो लोग अशोक के शिलालेख का मतलब ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि में किया गए थे। ठीक है ना। और देखो, एक भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला महानिदेशक कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला महानिदेशक कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट क्या है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासन ने करवाया था? तो दिल्ली के जो लाल किले का निर्माण ना मतलब शाहजहां करवाया। कौन कराया? शाहजहां। चित्रकला का स्वर्गीय किसको कहते हैं? जहांगीर को कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्गीय शाहजहां को कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्गीय, चित्र तो बनाने का शौकीन था बहुत ही, तो चित्रकला का शौकीन जहांगीर को कहते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्गीय शाहजहां को कहते हैं। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, अकबर द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, डू या डाई का प्रसिद्ध नारा किस आंदोलन के द्वारा दिया गया? तो डू या डाई भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था ना 8 अगस्त 1942 में, तो उस समय यह आंदोलन दिया गया था, डू या डाई, करो या मरो का नारा, जो कि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। डू या डाई। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। कहाँ थी? कन्नौज थी। रुकिए थोड़ा 1 मिनट। डू या डाई नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इस नारे का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने और देश की आजादी के लिए लोगों में समर्पण की भावना जगाना था। देखिए गाइस, हमने सही बताया था कि डू और डाई का नारा किसने दिया था? मतलब उसने मतलब कि महात्मा गांधी ने दिए थे। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को मतलब थोड़ा डाउट लगा तो मैं डाल लिया। ठीक है, क्योंकि इस तरह मतलब हम लोग क्या करेंगे इसे, क्योंकि देखिए मोबाइल है, गूगल है, तो हम लोग कोई विद्वान बनाने हम लोग को क्या है कि एग्जाम करेक्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग को जहाँ से सोर्स मिले हम लोग वहाँ से क्या करें, इसको
मतलब कवर करें, उसको कवर करें, मतलब कि हमें याद रखना, हमें बस एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। ये नहीं कि हम गूगल पे डाल रहे हैं तो कोई गलत बोले तो चीटिंग करे। भाई चीटिंग क्या, अपने आप से कौन चीटिंग? भाई तुम एग्जाम में तो चीटिंग नहीं करोगे, एग्जाम में जाओ, यहाँ पे जितना चीटिंग करना है कर लो, लेकिन तुम्हारा बेस्ट दिखना चाहिए तुमको एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे चीटिंग नहीं कर पाओगे, कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई भी कुछ नहीं। वो भी देखो पढ़ाने के लिए चीटिंग क्या है, आजकल डिजिटल बोर्ड आ रहा है, लोग पढ़ा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पीडीएफ से पढ़ाएंगे, आप पीडीएफ से पूरे बायोलॉजी, पूरे केमिस्ट्री, पूरे यूपीजी के हर चीज़ पढ़ा दे रहे हैं, तो वो चीटिंग नहीं है? बताओ। तो उसमें क्या है कि मैं वो, तो इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग इस तरह की पढ़ाने का सुविधा आसान हो गया, इसलिए मतलब देखिए मैं पीडीएफ से खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको लिखवाता सब कुछ करता, तो क्या होता, अब पीडीएफ से पढ़ा रहे देखिए सर कराए, मैं करा रहा हूँ, तो क्या इसको मैं बोल चुके उसने, मतलब मेरे को आना चाहिए, आप लोग को आना चाहिए, इसको हम लोग को ज्योतिनी दम में इसमें हम लोग को पेपर में दिखाना है, पेपर क्लियर हो जाएगा और एक छोटी सी नौकरी मिल जाएगी अपने घर और के लिए, और इससे बढ़ के हम लोग के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना, मिडिल क्लास लोग के लिए, ठीक है। तो देखिए हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी, ठीक है ना। चीनी यात्री जो आया था हर्षवर्धन के दरबार में कौन था? वेनसांग था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको वेमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे वेमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि मुंबई अधिवेशन में भाग लिए थे 1885 में। तो मुंबई अधिवेशन में भाग लिया 1885 में कौन? वेमेश चंद्र बनर्जी। फिर मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी थे, 1800 में मद्रास अधिवेशन में भाग लिए थे। हाँ, उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो कि 1986 में कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे। आप मतलब कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुम थे, प्रथम सचिव थे, महासचिव थे। एओ हुम कौन है? संस्थापक है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ से जरूर एक प्रश्न बनेगा। मुद्रा राक्षक किसने लिखा? विशाख दत्त लिखा है, ठीक है। फिर रणजीत सिंह किस से संबंधित है? रणजीत सिंह हमारा और शुकर चकिया से संबंधित है, ठीक है। किससे? शुकर चकिया से संबंधित है, ठीक है। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। मुझे ऐसे लगा था कि डू और डाई का मैं बोल दिया था, महात्मा गांधी दिया था, तो मेरे को ये डाउट लग रहा था कि कहीं मैं गलत नहीं ना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बार गूगल पे डाल के देख लेता हूँ, क्योंकि वीडियो में गलत बताने से अच्छा है कि एक बार मैं सर्च कर लूँ, क्योंकि मतलब कि ऐसे तो है कि डू और डाई का नारा नहीं आ रहा है, इससे वैसे सुबह मतलब दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए, तो इससे तो बहुत नारा होता है कि मतलब कि ऐसी बात थोड़ा नहीं, लेकिन कन्फर्म करना, क्योंकि हम अगर मान लो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं पीडीएफ के बारे में, तो हम गलत जानकारी न दें आप लोग को, बस मेरा उद्देश्य यही है। चाहे उस पर मैं सर्च करके लाऊं, खोज के, चाहे कहीं से लाऊं, ठीक है। चाहे मैं खुद अपना नोट्स में लिखा हूं, उसको मैं खोल के दिखाऊं, लेकिन मेरे को गलत नहीं बताना है, ठीक है। कभी कभी कोई शब्द गलत हो जाता है, कोई वर्ड गलत हो जाए, कभी कोई गलत बोल भी देते हैं, तो उसके लिए आप लोग से क्षमा मांगते हैं, ठीक है। अजंता गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से है। किससे? बौद्ध धर्म से है, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेंजली, देखो लॉर्ड वेलेंजली ने सहायक संधि शुरू करने वाला लॉर्ड वेलेंजली था। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ना। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेंजली, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका को हम क्या जानते हैं? श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए हमारा एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, उत्तर कोरिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बर्फ से ढके होने के कारण क्या हो गया गाइस? कह रहे कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हमें ना रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं। किसको? रिएक्टर। तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग करते हैं भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, ठीक है। बैरोमीटर से वायुदाब नापा जाता है, सिस्मोग्राफ से यंत्र का मतलब नापा जाता है, थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है। फिर भारत का सबसे पुराना तेल संशोधन कौन सा? पुराना मतलब कि डिब्रूगढ़, जो कि असम में है ना, ये हमारा क्या है? सबसे पुराना तेल क्षेत्र मतलब कौन सा है? तो सबसे पुराना तेल क्षेत्र हमारा जो ना कि जिसको बोलते हैं ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड, तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड हमारा कहाँ है? डिब्रूगढ़, डिगबोई, डिब्रूगढ़ बोल रहे हैं क्योंकि वो भी असम में, तो डिगबोई है, क्या है? सॉरी गाइस, ये क्या है? डिगबोई असम में, क्या है? डिगबोई असम में। ऐसे याद रखो ना, सबसे पुराना डिब्बा भर भर के तेल कहाँ से आया गया था? असम से। डिग बोई मतलब डिब्बा भर भर के बोई, असम से डिग बोई, तो असम से डिग्गा भर भर के बोई असम से लाया गया था, सबसे पुराना तेल क्षेत्र था। फिर वायुमंडली में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो देखो सबसे ज्यादा तो हमारा जानते हैं नाइट्रोजन होती है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन होती है
21%। तो देखो हमारा जो कि नाइट्रोजन 78% हो गया, 21% हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, मतलब 0.93% हो गया। तो उसके बाद जितनी कम बची लगभग 0.03%, 0.04% एक्सप्रोस मतलब लगभग। तो मतलब ये हमारी क्या होती है, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा होता है ना। फिर कहा है कि भारत में मानक और मध्यांक रेखा, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, किस स्थान से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक मध्यांक रेखा जिसे स्थान से गुजरती है, तो इलाहाबाद के पास नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ? नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है, जो कि जीएमटी से क्या है कि 5.5 घंटा मिनट क्या है कि ज़्यादा है, ठीक है। फिर क्या है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। फिर देखो लेटराइट मिट्टी किसके लिए सब उपयोग होती है। तो लेटराइट जो मिट्टी होती है ना, जिसको हम लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, तो हमारी क्या चाय और काफ़ी के लिए प्रसिद्ध होती है। किसके लिए? तो चाय और काफ़ी के लिए हमारे प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या है कि ज़्यादा रहता है। लेटराइट मिट्टी का तापमान क्या होता है, ज़्यादा रहता है। तो चाय और काफ़ी के लिए हमारा क्या होती है, लेटराइट मिट्टी होती है। गन्ना होती है दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं ना। कपास के लिए देखो काली मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी गेहूं और धान के लिए भी होती है, देवमत और काली मिट्टी गन्ना के लिए भी होती है। फिर टंगानिका झील किस महाद्वीप में स्थित है। टंगानिका झील किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में। किस महाद्वीप में, हमारा अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाई मुड़ी है। कौन है, देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दक्षिण की बात करा तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, अनाई मुड़ी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दशाई वाली अनाई मुड़ी। फिर पश्चिम की कौन है, पश्चिम पश्चिम घाट की अनाई मुड़ी भी है। इस तरफ ये क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाई मुड़ी है, ठीक है ना। नीलगिरी की डोडा बेटा है, ठीक है ना। फिर क्या है कि कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा था। कोयले का देखो हम आपको बता चुके हैं, ए बी जो होता है ना, अब ए बी आप देखो लिग्नाइट पीट होता है, तो उसे छोड़ो, ए बी से पहले सुनो। ए से एंथ्रेसाइड हो गया, बी से ब्यूटुमिनस हो गया। ए से एंथ्रेसाइड जो एंथ्रेसाइड है ना, ये क्या कोयले का सबसे मतलब शुद्ध रूप है। ए से क्या हो गया, एंथ्रेसाइड हो गया, तो ये क्या है कि एंथ्रेसाइड का कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। अब बी से ब्यूटुमिनस हो गया, जो कि सर्वाधिक भारत में पाया जाता है। तो कभी कभी पूछता है, देखो बी से ब्यूटुमिनस, बी से भारत, बी से ब्यूटुमिनस, बी से भारत। तो सर्वाधिक भारत में पाया जाना वाला कौन सा होता है, तो हमारा ब्यूटुमिनस होता है। लेकिन सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है, एंथ्रेसाइड होता है। और सबसे खराब कौन सा होता है, पिट होता है। पिट मतलब किसी को पीट के एकदम खराब कर देना, से यही चीज है। मतलब पेन क्या है, पेन है, इसको मैं पीटूंगा, तो पीटूंगा अगर इसको, इसके कैप को, तो इसको कैप को पीटूंगा मैं, इसके कैप को पीटूंगा इसको, तो खराब हो जाएगी ना, खराब हो जाएगा, कुछ काज दूंगा इसको, तो उस तो पीट पीट के सबसे खराब होता है, सबसे घटिया किस्म का कोयला हमारा पीट कोयला होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को याद रखना, सबसे अच्छा एंथ्रेसाइड होता है, भारत में बिटुमिनस होता है। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो हमारी 5वीं पंचवर्षीय जो थी कि गरीबी उन्मूलन, मतलब कि उन्मूलन और आत्मनिर्भरता से मतलब कि योजना संबंधित है ना। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ और नारा, गरीबी हटाओ मतलब नारा, गरीबी हटाओ नारा के पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। इसकी शुरुआत जो कि 1974 से 78 के बीच हुई थी। चौथी की 1969 से 74 तक। फिर छठवीं की 1980 से 85 तक। आठवीं की 1992 से 97। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक किसे माना जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक किसको माना जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ किसे होता है। तो जो ऋणी होते ना, जो इन्फ्लेशन होता है ना, उसमें मुद्रास्फीति में सबसे अधिक लाभ किसको होता है, जो कि ऋणी होते हैं उनको होता है ना। जो सब ऋणी होते हैं उनको सबसे ज्यादा लाभ होता है। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, तो आप लोग को बता देते कि योजना आयोग के अध्यक्ष पर नीति आयोग था 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। उसके बाद देखिए क्या कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान ना सेवा क्षेत्र का है, जिसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो भारत में सकल घरेलू, जिससे जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका, सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। लगभग 50 से 53%।
फिर क्या कह रहा है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी सबसे आम है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में ना सबसे आम है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन प्रच्छन्न बेरोजगारी हमारी क्या है ना, भारत में मतलब सबसे आम है, ठीक है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी इसको बोलते हैं, अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अदृश्य बेरोजगारी भी बोलते हैं, जैसे कि काम मतलब कि बहुत कम, और उसके बाद क्या है ना कि जनसंख्या भी ज़्यादा है, जानते हैं। फिर क्या कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंक से धन उधार लेता है क्या कहलाता है, तो उसको रिवर्स रेपो। देखो, अगर आरबीआई वाणिज्य बैंक से अगर धन उधार लेगा तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। आरबीआई वाणिज्य बैंक को उधार देगा तो रेपो रेट बोलेंगे। तो अगर आरबीआई जिस वाणिज्य बैंक को अगर पैसा उधार दे रहा है तो उसको रेपो रेट बोल रहे हैं, लेकिन जो वाणिज्य बैंक से उधार ले रहा है, उधार लेता है, तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है, जिसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ट्रिपल आर। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका मतलब विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में, गेट के स्थान पर, GATT गेट के स्थान पर, मतलब विश्व WTO की स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय 1995 में। डेयरी भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो डेयरी उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। किससे, प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है। फिर क्या है, काला धन किसे कहा जाता है, काला धन। देखो, काला धन क्या होता है ना, जो भाई जो बहुत दिन से मतलब जो रखा है, टैक्स रखा है, जैसे कि वह आय जिस पर टैक्स नहीं दिया गया हो, सही बात है। तो इसीलिए जानते हैं ना कि जब काला, जिसे मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी ला दिए थे, नोटबंदी काला धन पे, तो क्या होता ला दिए थे, तो उसमें क्या होता है, जो जो काला धन लगे थे, तो कितने लोग का हालत खराब हो गई थी। तो वही जो ब्लैक मनी होती है ना, इसी को मतलब कि इसी की जांच के लिए, इसी को अथू करने के लिए तो कभी कभी की जाती है नोटबंदी, ठीक है ना। तो क्या होती है, हमारा काला धन जो कि ब्लैक मनी है ना, तो वही क्या होता है कि वह आय जिस पर कर नहीं दिया जाता, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक मनी कहते हैं। जिसको हम कर नहीं देते उसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या, विद्युत बल्ब का फिलामेंट क्या टंगस्टन से बना होता है, देखिए देख लेते हैं। इसका गलनांक भी उच्च होता है, और मतलब कि गलनांक, और क्या होता है वो, मतलब गलनांक इसका उच्च होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है ना, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना, टंगस्टन का बनता है। ये प्रश्न बार बार पूछता है गाइस, होमगार्ड में आने की पूरी संभावना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना, टंगस्टन से बना होता है ना। फिर क्या है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो देखो हाइड्रोजन बम ना हमारा नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। किसको, न्यूक्लियस फ्यूजन पर न्यूक्लियन फ्यूजन पर, नाभिकीय संलयन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, सीधे संलयन पर। ये भी प्रश्न बार बार पूछता है, ठीक है। फिर मानव शरीर के कि मनुष्य के शरीर का सबसे सामान्य तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। फिर किस गैस को नोबेल गैस कहते हैं, तो नोबेल गैस, देखो नोबेल गैस नहीं है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जियान होना है, हेडियम, रेडियम, क्रिप्टॉन, जियान, रेडान है, ये सब हमारा नोबेल गैस है। जो ऑक्सीजन है वो हमारा नोबेल गैस नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है, तो जो वेल, ब्लू वेल सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा हमारा, तो कौन है, ब्लू व्हेल है। कौन है, ब्लू व्हेल है। फिर क्या है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है, तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया है। किसने, गैलीलियो ने किया। फिर दूध का दही में बदलना, देखो ये देखो, दूध का दही में बदलना, देखो गाइस, अगर दूध है, अगर दही बदल जाएगी तो दही से फिर दूध तो बनेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और वही क्या हो जाएगा कि जो चीज जिसमें बन रही है उसके बाद, जैसे जैसे कि देखो पानी का बर्फ बनना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। अगर देखो पानी का अगर बर्फ बन रहा है तो बर्फ से पानी बन जाएगा, पानी से अगर बर्फ बन रहा है तो बर्फ से पानी बन जाएगा, तो हमारा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन यही कहता है कि जो चीज जिसमें बन रही है फिर पुनः उसी चीज में बन जाए, व्यवस्थित हो जाए, तो भौतिक परिवर्तन कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन ये कहता है जो चीज दोबारा बन चुकी है वो दोबारा फिर इसमें नहीं बनेगी। जैसे मोम का जलना, तो मोम जल गई तो फिर दोबारा थोड़ा मोम बनेगी, वो जल गई तो जल गई। मोमबत्ती का पिघलना, तो देखो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना हमारा क्या है ना, भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि मोमबत्ती पिघल रही है तो फिर मोमबत्ती बन जाएगी जो पिघलता है, लेकिन जो जल रही है तो वो हमारा क्या, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या करा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह पर ले जाई जाती है तो क्या बदलता है। गाइस ये प्रश्न सेट में मैं
क्या बताया कि देखो जब कहीं भी देखो हमारा जो कि भार होता है ना वही बदलता है, हमारा द्रव्यमान क्या होता है कि सेम होता है। हम ये देखें कि हम देखो पृथ्वी पर कहीं भी चले जाएंगे, हमारा जो कि हम चंद्रमा पे भी चले जाएंगे ना, तो यही प्रश्न बार बार पूछता है कि पहले तो चंद्रमा में 1/6 गुना क्या होता है कि भार हमारा कम हो जाता है, ठीक है। 18 है तो वहाँ पे 1/6 कर दो, 3 किलो हो जाएगा। 18 kg है तो 3 किलो हो जाएगा, ठीक है। 60 kg है तो 10 kg हो जाएगा तो ठीक है ना, तो पहले तो वो होता है, लेकिन देखो भार भार जो है ना कि बदल जाता है। भाग जो है कि हमारा पृथ्वी के कहीं भी सतह पर जाने पर भार बदलता है, लेकिन जो द्रव्यमान रहता है वो नियत रहता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। तो ये जो भार और द्रव्यमान में कंफ्यूजन करता है और एग्जामिनर इसी से प्रश्न बनाता है, इसी से पूछता है कि बच्चे को पता नहीं होगा, वाकई में नहीं पता होता। कोई भी मार देगा कि भार द्रव्यमान क्या बताएं कैसे का, जो अच्छा से पढ़ा होगा वही ना बताएगा। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि भार कहीं भी नहीं बदलता है, हमारा द्रव्यमान बदलता है द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, हमारा भार हमेशा बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन सी का कैल्सीफेरा, विटामिन डी का कैल्सीफेरा ना, और थायमिन विटामिन बी का। फिर क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से? तो लीवर यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर है, यकृत है। हमारा कंप्लीट हो गया। तो ओके गाइज, यहाँ पे हम 100 प्रश्न क्या वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे बाद में, ठीक है, कल। तो आइए गाइज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।